हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हमारा सीटेट 2024 दिसंबर 2024 की दूसरी क्लास है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम। तो ये हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, 6 क्लास की ज्योग्राफी, चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, और जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन के आंसर बेटा आप कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर देंगे, कुछ एफर्ट करेंगे तभी आपके लिए भी फायदेमंद है। तो उस क्वेश्चन के आंसर आप जरूर दें कमेंट में। चलिए, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ग्लोब के बारे में यानी कि पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब में हमें क्या क्या चीजें मतलब क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, क्या है, पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। लास्ट वीडियो मैंने जो आप डाला है उसमें मैं पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ आपको कि पृथ्वी ऊपर से थोड़ी चपटी है, पूरी गोलाई के साथ नहीं है। वही है कि यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आप देख सकते हैं कि क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि पृथ्वी का आकार क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी के आकार को भू आभ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पृथ्वी के आकार को भू आभ बोलते हैं। तो ये सबसे ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है एवं लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि पृथ्वी की तरह बिल्कुल देखने वाला एक प्रतिरूप है वो। ठीक है, तो ये भी आता है कि पृथ्वी ग्लोब क्या है, उसके कई ऑप्शन आ जाएंगे आपको कि पृथ्वी का बिल्कुल एग्जैक्ट रूप है, पृथ्वी के आकार का है, तो ये सब नहीं है। पृथ्वी का लघु रूप है, छोटा रूप है और वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही बनाया गया है। जैसे पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ी सी चपटी और बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है, यहाँ पे वैसे ही पृथ्वी को ग्लोब को बनाया गया है। ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं, आपको पता है, आपने देखा भी होगा कि ग्लोब छोटे बड़े हर आकार के होते हैं। पॉकेट ग्लोब भी होते हैं जो हम पॉकेट में रख लेते हैं। एक गुब्बारे की तरह ग्लोब भी होता है जिसमें हवा भरने से वो ग्लोब का आकार ले लेता है। ठीक है, ग्लोब पर हम क्या क्या देख सकते हैं, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों और उनके सही आकार में दिखाया जाता है। क्या है, ग्लोब पर देशों, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है कि किस आकार में कहाँ है। ग्लोब पर कौन से अक्षांश पे है, कौन से देशांतर में है, ये सब हम ग्लोब पर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर बिंदु बनाकर स्थिति का वर्णन हम करना कठिन होता है, लेकिन ग्लोब पर हम स्थिति का वर्णन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अक्ष किसे कहते हैं। क्या है, आप देखेंगे सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित है जिसे हम अक्ष कहते हैं। देखो ये आपका है ना, ये एक सुई, ये याद रखिएगा कि ये कोई ऐसी सुई पृथ्वी पर है नहीं, ये एक मानक सुई है जिसे क्या बोला गया है, अक्ष बोला गया है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, इसी को हम अक्ष भी बोलते हैं। ये अक्ष हो गया उत्तर की ओर, ये अक्ष हो गया दक्षिण की ओर। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। बेटा इसमें आप देख लो कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सीटेट के एग्जाम में, कि पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी की गति क्या है, पृथ्वी किस तरफ घूमती है, मतलब कैसे घूमती है पृथ्वी। तो आपके आंसर में आ जाता है पूरब से पश्चिम। ज्यादातर हमारे दिमाग में ये आता है कि पृथ्वी, सूर्य तो पूरब से निकलता है पश्चिम में डूब जाता है, तो पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, लेकिन ये गलत है। पृथ्वी की जो गति है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इधर से इधर की ओर ऐसे घूमती है पृथ्वी। ठीक है, ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी की गति क्या है या पृथ्वी की घूर्णन क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में कई बार आ चुका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, उसके अक्ष पर घूर्णन क्या है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ग्लोब पर जितनी भी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, जो ऐसी पड़ी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो ये खड़ी रेखाएं हैं इसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांश का मतलब होता है, अक्षांश रेखाओं से हमें, बेटा मैं जो जो शब्द आपको बोल रही हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछ दिया जा सकता है आपके सीटेट में। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं से हमें क्या पता चलता है, ये जो अक्षांश रेखा है इससे हमें मौसम की जानकारी मिलती है, जलवायु के बारे में पता चलता है, तापमान के बारे में पता चलता है, और देशांतर रेखाओं से दो देशों की स्थिति के बारे में पता चलता है।
ठीक है, दो देशों के बीच के अंतर का पता चलता है हमें देशांतर। देशांतर, देश में अंतर नाम से ही पता है, तो देशांतर से हमें दो देशों के अंतर के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ये जो देशांतर रेखा है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोब में, ये देशांतर रेखाएं हैं। विषुवत वृत्त जो सबसे 0 डिग्री देशांतर पे है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ये बिल्कुल 0 डिग्री पे है, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो इसे सॉरी 0 नहीं है, 0 डिग्री पे है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोल सकते हैं इसे। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पे जो रेखा है उसे हम विषुवत वृत्त बोलते हैं। ये है विषुवत वृत्त, और इससे समानांतर अनेक सारी रेखाएं जाती है, जिसे हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में यह आ सकता है कि 0 डिग्री देशांतर पे जो रेखा है पृथ्वी में, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तर है, ये सारा उत्तर है आपका, और ये नीचे क्या है, दक्षिण है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध और ये तो हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री देशांतर पे है विषुवत वृत्त। और इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये विषुवत वृत्त कितने पे है, 0 डिग्री पे है, कि जो विषुवत वृत्त के समानांतर जो रेखाएं होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव की ओर चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जैसे ये सारी रेखाएं हैं, ये तो विषुवत वृत्त हो गया, और इसके ऊपर भी ये सारी रेखाएं होती है और नीचे भी रेखाएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। आपको याद रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब ये 0 डिग्री से ऊपर यहाँ 90 डिग्री है, और वैसे ही जो दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, वैसे ही जब हम दक्षिणी गोलार्ध पे जाएंगे तो वहां भी 90 डिग्री होता है, तो टोटल क्या हो गया, 180। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 180 है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कितनी डिग्री तक है बेटा, 180 डिग्री तक है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, विषुवत वृत्त शून्य एवं अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, शून्य अक्षांश को दर्शाती है विषुवत वृत्त। ये भी आता है क्वेश्चन कि विषुवत वृत्त किसे दर्शाती है, शून्य अक्षांश, शून्य और 0 तो एक ही होता है, आपको पता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से बिल्कुल उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक की दूरी कितनी हो गई, 180। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये तो आपका ये है, चलिए हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये 0 डिग्री पे देखिए आप, विषुवत वृत्त है, कर्क रेखा कहाँ पे है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में, उत्तरी शीत कटिबंध या फिर उसको उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं, वो है 66.5 डिग्री दक्षिण उत्तर में, और जो उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री पे है। वैसे ही विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे है मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ है दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये आपको याद रखना है डिग्री के साथ बेटा, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन की कर्क रेखा कितने डिग्री पे है, उत्तरी शीत कटिबंध या फिर उत्तर ध्रुव वृत्त कितने डिग्री पे है, तो आपको याद रखना है जहां भी उत्तर आ गया तो वो उत्तर की ओर है, विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर, दक्षिण आ गया तो विषुवत वृत्त से दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर, और जो उत्तरी ध्रुव है वो कितने पे है, 90 डिग्री पे। वैसे ही विषुवत वृत्त से बिल्कुल नीचे अगर हम आएंगे दक्षिण की ओर तो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण, और दक्षिण ध्रुव वृत्त है 23.5 डिग्री सॉरी 66.5 डिग्री दक्षिण, और दक्षिण ध्रुव कितने पे है, 90 डिग्री पे। यही चीज यहाँ पे जो अंडरलाइन में कर चुकी हूँ, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, जो उत्तर ध्रुव है, तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त और क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ये आप नोट डाउन जरूर कर ले बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा ये आता है कि कितने कितने डिग्री पे ये है। अब है पृथ्वी के ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, ये मैं आपको भी ग्लोब में बताऊंगी। पहले यहाँ थोड़ा पढ़ के आपको दिखा देती हूँ। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। आपको कुछ भी दे दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो एरिया है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो बीच का एरिया है, ठीक है, सूर्य यहाँ पे होता है, ये सूर्य हुआ, तो सूर्य की किरणें बेटा ऐसी जाती है, आपको पता है जो भी किरणें अगर हम टॉर्च जलाते हैं, जो बिल्कुल सामने टॉर्च के सामने की लाइट होती है वो तेज पड़ती है, और जो
चारों तरफ जैसे जैसे हम ऐसे गोलाई में ऊपर जाते जाते तो लाइट तिरछी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा जो लाइट है, सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें या सबसे ज्यादा धूप, सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पे मिलेगा? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। तो इसे हम उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि उष्णकटिबंध का क्षेत्र कौन सा है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे सकता है कि विषुवत या कर्क रेखा के बीच, मकर रेखा या विषुवत के बीच। एक तो सही ऑप्शन देगा ही आपको कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त या मकर रेखा के बीच ऐसे। लेकिन आपको याद रखना है कि जो उष्णकटिबंधीय है क्षेत्र, वो क्या है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। ये आप बना के याद करिए बेटा, तो बहुत अच्छे से याद होती है चीजें। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमें अगर हम बना के, फिगर बना के याद करें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। आगे ज्योग्राफी में मैं आपको बताऊंगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और इसी क्षेत्र में हमारे जो वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बिल्कुल जो विषुवत के पास का क्षेत्र है, वहां पे वर्षावन पाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा पड़ेंगी, वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण ज्यादा होने से वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है और ऐसी जगह पे वर्षावन पाया जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपका क्लियर हुआ। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे, एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये डायरेक्ट पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है, ये क्या है? 23.5 डिग्री उत्तर पे कर्क रेखा है। आपको ये पूछ सकता है कि 20 डिग्री उत्तर में कौन सा क्षेत्र होगा? मतलब कि 20 डिग्री उत्तर में कौन सा कटिबंध आता है? मतलब कौन सा उष्णा का कौन सा कटिबंध आता है? तो क्या होगा? उष्ण कटिबंध। क्योंकि आपको पता है कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच बीच हमारा उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। और अब है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध के लिए आपको याद रखना है कि शीतोष्ण कटिबंध क्या है? यहाँ पे ठंड थोड़ी ज्यादा होती है और गर्मी कम होती है। इसका क्या रीजन है? शीतोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त से कर्क रेखा के बीच और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से मकर रेखा के बीच, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? गर्मी कम होती है और ठंड ज्यादा होती है। तो ये हमारा क्या है? शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। इसमें भी आपका हो सकता है डिग्री के साथ पूछ दे। वैसे आज तक कभी डिग्री के साथ पूछा नहीं गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है। तो आपको ये याद रखना है। लेकिन आपको डिग्री के साथ भी याद रखना है कि 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय। अब है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव वृत्त का जो क्षेत्र है, वो है हमारा शीत कटिबंध। यहाँ पे क्या होता है? 6 महीने दिन और 6 महीने रात। अगर उत्तर ध्रुव के पास 6 महीने दिन है, तो दक्षिणी ध्रुव के पास रात होगा। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, वो अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, यही कारण है कि अगर सूर्य की किरणें देख लो आप, यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये जब अपने अक्ष पे एक ही दिशा में झुकी रहती है। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ झुक गई फिर किसी और तरफ झुक गई। वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाऊंगी ये पूरा, कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होता है। तो बेटा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं देशांतर क्या है। अभी आपको मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि अक्षांश क्या होता है। पड़ी रेखाओं को, जो ऐसे पड़ी हुई रेखाएं उसे अक्षांश कहते हैं और ये खड़ी रेखाएं हैं उसे देशांतर कहते हैं। अक्षांश से आपने ऊपर देख लिया है कि अक्षांश से हमें मौसम और जलवायु के बारे में पता चलता है और देशांतर से हमें दो देशों के बीच के अंतर का पता चलता है। ठीक है, देशांतर क्या है? देशांतर से हमें दो देशों के बीच के अंतर का पता चलता है। देखिए ये अर्धवृत्त है, तो इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि देशांतर रेखाएं की विशेषताएं क्या होता है। तो कई बार आता है कि जो देशांतर रेखाएं हैं उसके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाते हुए घटती है, ध्रुवों की ओर जाते हुए बढ़ती है, या ध्रुवों की ओर जाते हुए समान रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो क्या होता है? या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो अगर देशांतर रेखाएं, हम दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो देशांतर रेखाएं हैं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हुए, उसके बीच की दूरी पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, समान रहती है, या फिर मतलब कि बिल्कुल समान रहती है या फिर घटती बढ़ती है, तो क्या होता है?
जो हम अगर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो ध्रुवों के बीच की दूरी है पहले बढ़ती है, आप देख सकते हो आराम से, पहले बढ़ती है और फिर घटती चली जाती है, क्योंकि ध्रुवों के पास ये देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं, सारी देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो वो पहले घटती है, पहले बढ़ती है, फिर घटती चली जाती है। तो वही है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, ये अर्धवृत्त है, तो इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर क्या होता है, शून्य हो जाती है, ठीक है। अगर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव का पूछ लिया जाए तो पहले बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है। और ध्रुवों की तरफ जाते हुए बिल्कुल घटती जाती है और ध्रुवों पर जाकर इसके बीच की दूरी बिल्कुल शून्य हो जाती है, देशांतरीय रेखाओं की दूरी। अब है अक्षांश समानांतर रेखाओं के भिन्न सभी देशांतरीय यामांतरों की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाएं आप ऊपर देख चुके हो, क्या होता है कि इसकी दूरी समान होती है, बीच की दूरी बिल्कुल बराबर है, लेकिन इनकी जो ये लंबाई है ना, ये घटती रहती है। जो विषुवत है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी क्योंकि बीच में है, कर्क रेखा थोड़ा कम, उत्तर ध्रुव वृत्त कम, उससे भी कम। लेकिन ये जो देशांतरीय रेखाएं हैं इनकी लंबाई बिल्कुल समान होती है। देशांतरीय रेखाओं की लंबाई क्या होता है, समान होती है। तो ये अंतर है आपके अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं में। देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती, ध्रुवों के पास जाते हुए घटती जाती है, ठीक है। और देशांतर रेखाओं में बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि ध्रुवों की ओर जाते हुए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती हो जाती है और ध्रुवों के पास जाकर शून्य हो जाती है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीनविच, जो हमारा क्या है, प्रमुख याम्योत्तर या जो मानक समय है, विश्व का मानक समय, देश का मानक समय, ये हम याद करेंगे। अब देखेंगे, पहले तो आपको ये देखना है कि जो देशांतर रेखाएं हैं, मैं आपको इसमें समझा रही हूँ, ये वाले ग्लोब में। ये देखो, ये 0 डिग्री देशांतर है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश था जिसे हम क्या बोलते थे, 0 डिग्री अक्षांश को हमने क्या बोला था, ऊपर देख लो आप यहाँ पे, विषुवत वृत्त। वही 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच आपको याद रखना है। ग्रीनविच विश्व का मानक समय है जो 0 डिग्री देशांतर पे है और ये यूरोप से होकर गुजरता है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर पे है ग्रीनविच और ये यूरोप से होकर गुजरता है, जिसे हम प्रमुख याम्योत्तर ग्रीनविच बोलते हैं, प्रमुख याम्योत्तर बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रमुख याम्योत्तर कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है। प्रमुख याम्योत्तर है जो है वो कहाँ से होकर गुजरता है, तो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से। कहाँ से, ग्रीनविच कहाँ पे है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से होकर गुजरता है, ग्रीनविच है वहां पे, वहां से होकर 0 डिग्री देशांतर हमारा गुजरता है, जिसे विश्व का मानक समय बोला गया है। अब हम ये देखते हैं कि जो देशांतर रेखाएं वो कितनी है। अक्षांश रेखाएं हम देख चुके हैं 180 है। अब देशांतर रेखाएं कितनी है, देशांतर रेखाएं बेटा 0 डिग्री देशांतर से इधर की ओर जब हम जाते हैं तो 180 है, और 0 डिग्री देशांतर से अगर इधर की ओर हम जाएंगे तो इधर भी 180 है, तो टोटल कितना हो गया, 360, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 है, ओके। अब ये देख लो कि जो दो देशों के, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दो देशों के बीच के अंतर का पता हमें कहाँ से चलता है, ग्रिड से। ग्रिड किसे बोला गया है, ये जो है ना देशांतर और अक्षांश रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटती है, ठीक है। यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, इससे इसे हम ग्रिड बोलते हैं। यहीं से हमें एग्जैक्ट दो देशों के बीच की दूरी का पता चल, मतलब दो देशों की स्थिति का पता चलता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि दो देशों के बीच की स्थिति का पता हमें कहाँ चलता है, तो किससे चलता है, ग्रिड से चलता है, ठीक है। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहां पे एक दूसरे को काटती है उसे हम ग्रिड कहते हैं, वहीं से दो देशों के बीच की स्थिति का पता चलता है, ठीक है। यही है कि अब इस बिंदु को देखें जहां दोनों एक दूसरे को काटती है, तो ये तो हम देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं देशांतर रेखाओं में कि देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 360 है। 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर 180 और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम पश्चिम की ओर 180। अब इसमें आता है बेटा जो इंपॉर्टेंट है समय, मतलब कि हमारा टाइम निकालना, ठीक है। वो इधर है, समय मापने के लिए सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ये देखो, ये ग्रिड का ही दिखाया गया है कि अक्षांश देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। चलिए हम नीचे देखते हैं कि समय हम कैसे निकालते हैं, दो देशों के बीच के समय का अंतर। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वो स्थान को ग्रीनिच के पूर्व में है। उनका समय ये चीज पीछे भी आ चुका है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पृथ्वी किस तरह से चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो सूर्य की दिशा है, सूर्य हमारे पूरब में उगते हैं और पश्चिम में अस्त हो जाता है, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में पृथ्वी चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर।
उनका अब ये देख लिए यहाँ पे क्या है कि उनका समय अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। अब इसी में मैं आपको समझा रही हूँ समय निकालना। ये देख लीजिए, पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ऐसे लगाती है, ठीक है, ऐसे नहीं जाती, वो ऐसे जाती है। तो ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच पर अगर 5 बज रहा है, ठीक है, तो इधर का समय अगर हम निकालते हैं, ये पूरब है, पूरब का समय अगर निकालते हैं तो हम उसमें प्लस करते जाते हैं जो भी समय होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो देशांतर रेखाएं हैं, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि ग्रीनविच से अगर हम पूरब की ओर बढ़ते जाएंगे तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट प्लस करते जाएंगे, और पश्चिम की ओर अगर बढ़ते गए घटते गए तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट माइनस करते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ग्रीनविच से, यहाँ पे ग्रीनविच से 30 डिग्री पश्चिम, और ग्रीनविच से 30 डिग्री पश्चिम पे, ग्रीनविच से 30 डिग्री पश्चिम पे 5 बज रहा है, तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूरब पे कितना बजेगा, ठीक है। तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पश्चिम पे अगर 5 बज रहा है तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पश्चिम पे पूरब पे कितना बजेगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ग्रीनविच पे यहां से हम प्लस करते जाएंगे यहां तक, 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है ना। ग्रीनविच से 30 डिग्री यहाँ पे हो गया 0 डिग्री पे, फिर यहाँ से 60 डिग्री, ये टोटल 60 डिग्री हो गया। 60 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 24, 240 मिनट हो गया। 240 मिनट को आप घंटे में बदल के आप आराम से निकाल सकते हैं कितना बजा है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं बेटा कि पूरब पश्चिम, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि इसमें कभी पूछ लिया जाता है पश्चिम में इतना बजा है तो पूरब में कितना होगा, पूरब में इतना है तो पश्चिम में कितना होगा ग्रीनविच से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है। पूरब की अगर हम जाएंगे तो 4 मिनट प्लस करते जाएंगे हर 1 डिग्री पे, और ग्रीनविच से अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट हम माइनस करते जाएंगे हर 1 डिग्री पे। वही चीज यहाँ समझाया गया है, आप देख सकते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 इंटू 4, क्या हो गया 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। पूरब की ओर है तो 1 घंटा हम प्लस कर देंगे, 12 बजा है तो कितना बच जाएगा, दोपहर का 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच के समय से कितना होगा, 1 घंटा पीछे, वहां सुबह के 11 बजे होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपका, जो मैं ऊपर समझा चुकी हूँ वही चीज यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, अब है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर के समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, ये तो पता है आपको। उस समय क्या हो, दोपहर के समय दिन में 12 बजते हैं। अब हम मानक समय, अभी तक तो हम पृथ्वी का मानक समय देख रहे थे कि 0 डिग्री देशांतर को हम पृथ्वी का मानक समय बोलते हैं या ग्रीनविच बोलते हैं। अब हम भारत का मानक समय देखते हैं। क्या है, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। क्यों है, भारत का मानक समय क्या है बेटा, 82.5 डिग्री पूर्व, यानी कि ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व जहां पे आता है वहां भारत का, वो भारत ही है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व पे भारत है, वहां पे भारत का मानक समय है जो कहाँ पे गुजरता है, वो भारत का मानक समय की जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, यूपी से गुजरती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और ये क्या है 82.5 डिग्री पूर्व भारत का मानक समय माना गया है। ये आपको याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत का मानक समय क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्व। 82.5 डिग्री पूर्व का मतलब है 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री पूर्व की ओर भारत का मानक समय है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर ग्रीनविच पे, देखो नीचे दिया ही गया है, भारत के ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पे तो अब 82.5 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो निकल जाएगा 5.5 घंटा मिनट आगे है, 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के
7:30 बजे उठते हैं। बेटा ये जो मानक समय है इससे हर बार क्वेश्चन आता है और ज़रूर आता है, तो ये बहुत अच्छे से आप समझ लें, बार-बार इसे सुनने की कोशिश करें, सुनें, याद करें क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है? मानक समय से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपका और सीटेट के लिए एक-एक नंबर बहुत मायने रखता है, आपको पता है। कुछ देशों के देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। रूस में क्या है देशांतरीय विस्तार? देशांतरीय विस्तार का मतलब होता है ये, ठीक है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व। रूस का देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है कि वहाँ पे 11 मानक समयों को अपनाया गया है। भारत में एक ही मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्व और रूस में कितने हैं 11 मानक समय है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बाँटा गया है। ठीक है? पृथ्वी को ये सब आपको याद करना है बहुत अच्छे से। रूस में 11 मानक समय है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 मानक समयों में बाँटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ओके, तो ये बेटा आपका चैप्टर हो गया। अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से सुनिए, 2 बार सुनिए। एक बार में समझ नहीं आ रहा हो, 2 बार इस चैप्टर को देखिए, सुनिए इसको बहुत अच्छे से। आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा क्योंकि हर चीज़ मैंने क्लियर करके समझाया है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कॉपी लीजिए, उस पे बना के देखिए। हर चीज़ को बना के याद करिए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है? अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, वो मैं नहीं बता रही आपको क्योंकि आप खुद मुझे इस ऑब्जेक्टिव के आंसर कमेंट में बताएँगे, क्योंकि ये सारा बताया गया है। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? देशांतरों की कुल संख्या, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ स्थित है? ग्रिड किसका जाल है? मकर रेखा कितने पर स्थित है? भारत का मानक याम्योत्तर कहाँ है? 0 डिग्री याम्योत्तर किस नाम से जाना जाता है? देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। किस तरफ जाके घटती है देशांतरों के बीच की दूरी? उत्तर ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? ठीक है? ये आंसर आप मुझे बताएँगे बेटा कमेंट में, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो समझ में आ रहा है।